बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जिसका नाम मूलचंद था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और नगर के बीचों बीच उसकी दुकान थी। उस दुकान में नमक, चावल, गुड़, दालें सभी कुछ बेचा जाता था। उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से लोग दूर दूर से उससे सौदा लेने आते थे। उसकी दुकान में दो लड़के भी काम किया करते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों एक ही उम्र के थे और गरीब परिवार से थे। दोनों के ही बाप इस दुनिया में नहीं थे और वे सेठ के मोहल्ले में ही रहते थे। सेठ को उन दोनों के घरों की हालत का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया था। दुकान से उन्हें जो कुछ भी मिलता वह अपनी माओं के हाथ में रख देते थे, जिससे वह घर का खर्च चला सके। दोनों लड़के बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सेठ मूलचंद का हाथ बटा रहे थे। सेठ उनके काम से बहुत खुश था। एक रोज दोपहर का वक्त था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। रामू और श्यामू दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे थे। सेठ भी दुकान पर मौजूद था। दोनों लड़कों की बस यही कोशिश रहती थी कि उनके किसी भी काम से सेठ को कोई तकलीफ ना पहुंचे। रामू ज्यादा समझदार था। उसे हर मामले में सोच विचार करने की आदत थी, इसीलिए सेठ उसे बहुत पसंद करता था। रामू दुकान के मामलों में भी बहुत दिलचस्पी लेता था और सेठ को सलाह भी दिया करता था। उस दिन गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था, इसीलिए सेठ ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा लूं। शाम से पहले वापस लौट आऊंगा। उसने अपने गल्ले में रखी हुई अशर्फियां एक थैली में रख लीं और उन्हें उठाने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा ही रोबदार आदमी खड़ा हो गया। उसे दुकान में आता देखकर सेठ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि सेठ को लगने लगा कि यह बहुत ही अमीर आदमी है। वह अंदर आ गया तो सेठ ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उस आदमी को देखकर रामू और श्यामू भी अपनी अपनी जगह से उठकर उसके नजदीक आकर खड़े हो गए। वे समझ गए थे कि यह अमीर आदमी जरूर बहुत सारा सौदा खरीदेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूं और वहीं पर मेरी दुकान भी है। इस बार सुल्तानपुर में बारिश बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से वहां ज्यादा फसल नहीं पैदा हो सकी। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा है। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। आपकी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और दाम भी बहुत कम होते हैं। मुझे बहुत मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ चाहिए। यह सब मिल सकता है? सेठ मूलचंद यह सुनकर बहुत खुश हुआ और गौहर सौदागर को एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। गौहर सौदागर ने कहा, मैं अपने साथ 6 ऊंट लेकर आया हूं। बस आप समझ जाएं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर झांका। सचमुच 6 ऊंट खड़े थे और उनकी रस्सियां नौकरों ने थाम रखी थीं। सेठ ने कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सौदा चाहिए, मैं आपके लिए सामान निकलवा दूंगा। सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और सेठ उन चीजों को लिखने लगा। रामू और श्यामू ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान निकालकर दुकान के बाहर रख दिया और गौहर सौदागर के नौकर सामान को ऊंटों पर लादने लगे। इस दौरान सेठ हिसाब बनाने में व्यस्त हो गया कि कौन से सामान की क्या कीमत है। सारे सामान की कीमत 5000 अशर्फियां बन गई। गौहर सौदागर ने 1000 अशर्फियां की 5 थैलियां निकाली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने एक थैली ले ली और उसे तख्त पर रख दिया। फिर उसने श्यामू को पास बिठाकर उन्हें गिनने के लिए कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोली और उसमें रखी हुई अशर्फियां को गिन रहा था। तभी उसका हाथ अशर्फियों के ढेर से टकरा गया और कुछ अशर्फियां जमीन पर गिर गईं। यह सब बहुत अचानक हुआ था। अपनी इस हरकत पर श्यामू बहुत शर्मिंदा नजर आने लगा। रामू, जो उसके नजदीक खड़ा था, ने जल्दी जल्दी से अशर्फियां जमीन से उठानी शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बात देखकर सेठ दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब रामू उन अशर्फियों को जमीन से उठा रहा था, तब उसने आंख बचाकर एक अशर्फी अपनी जेब में डाल ली थी।
रामू इस बात से बेखबर था कि सेठ उसे देख रहा है। सेठ मूलचंद रामू पर बड़ा विश्वास करता था और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझता था। लेकिन रामू की इस हरकत से सेठ के दिल को बहुत ठेस लगी। हालांकि उस वक्त सेठ ने रामू को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सोचा कि जब सौदागर यहां से चला जाएगा तब वह रामू से इस बारे में पूछेगा और चोरी के कारण उसे नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की अशर्फियां गिन ली तो सेठ ने देखा कि रामू दुकान में मौजूद नहीं था। सेठ के दिमाग में आया कि शायद रामू अशर्फी को छिपाने के लिए कहीं चला गया है। फिर से सेठ को रामू की हरकत पर दुख हुआ। वह उसे बड़ा ईमानदार और साफ हाथ का लड़का समझता था, लेकिन आज उसने एक अशर्फी चोरी करके सेठ के विश्वास को ठेस पहुंचाई थी। अब तक सेठ की दुकान का सारा सामान लगभग खाली हो चुका था और सामान ऊंटों पर लाद दिया गया था। सौदागर के नौकर मेहनत से थक चुके थे। सेठ ने श्यामू को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वह जल्दी से नौकरों के लिए शरबत ले आए। सौदागर के चारों नौकर अपना काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए। श्यामू जल्दी ही ठंडा और मीठा शरबत ले आया। अभी वे लोग शरबत पी ही रहे थे कि सेठ की नजर दूर से आते हुए रामू पर पड़ी। उसे देखकर सेठ को एक बार फिर से वही बात याद आ गई कि कैसे रामू ने एक अशर्फी चोरी की थी। उसी हरकत पर सेठ को फिर से दुख हुआ। सेठ उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। रामू के द्वारा की गई चोरी से उसे बड़ा सदमा लगा। अचानक सेठ ने देखा कि रामू अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ 6 सिपाहियों का एक दस्ता भी था। थोड़ी ही देर में वे सब दुकान में पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही रामू ने सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वह आदमी जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। सिपाहियों ने गौहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह सब देखकर सेठ मूलचंद बहुत परेशान हो गया। उसने बड़े गुस्से से कहा, रामू, ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये साहब एक सौदागर हैं और उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। आनंद ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर गौहर सौदागर के चारों गुलाम भी घबरा कर खड़े हो गए थे। श्यामू भी एक कोने में डरा सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सैनिकों को देखकर वह डर गया था। उधर सौदागर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने बड़े ही गुस्से से रामू को देखा और कहने लगा, लड़के, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर रामू जरा भी नहीं घबराया और बोला, अब आपकी जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। आप धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर इन्हें नकली अशर्फियां दे रहे थे। सेठ ने जब यह बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर की दी हुई थैली में से एक अशर्फी निकाली और उसे जमीन पर घिसने लगा। वह देखकर हैरान रह गया कि अशर्फी का सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल नजर आने लगा। सेठ ने इसी तरह से कई अशर्फियों को घिसकर देखा और सब भी नकली थीं। यह देखकर गौहर सौदागर घबरा गया और सिपाहियों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामयाब रहा। सिपाहियों ने नौकरों से कहकर सेठ का सारा सामान ऊंटों से उतारकर वापस दुकान में रखवा दिया और फिर सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशर्फियों की थैलियां भी ले गए ताकि उन्हें मुजरिम के साथ न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सके। यह सब हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए और कई तरह के सवाल कर रहे थे। उन लोगों को सारी घटना के बारे में सेठ ने विस्तार से बताया। सेठ खुश था कि वह एक बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का कम हुआ तो उसने बड़े प्यार से रामू को अपने पास बिठाया और कहने लगा, रामू, जब तुमने एक अशर्फी छुपाकर अपनी जेब में रखी थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे उस चोरी पर बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरे फायदे के लिए ही किया। रामू ने खुश होकर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब श्यामू का हाथ लगने पर अशर्फियां जमीन पर गिरी थीं, तब ठन करके आवाज हुई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने पर ऐसी आवाज आती है, परंतु जब अशर्फी जमीन पर गिरती है उसकी आवाज दूसरी होती है। यूं लगता है जैसे किसी ने कोई पत्थर
फर्श पर थक करके गिरा दिया हो। अशर्फी के गिरने पर जो आवाज आती है उसमें खनक नहीं होती, जैसे पीतल या तांबे के सिक्के गिरने से आती है। मैंने अशर्फियों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे शक हो गया था। मैं सबकी आंख बचाकर एक अशर्फी लेकर बाहर निकल गया और एक कोने में बैठकर उस अशर्फी को जमीन में घिस कर देखा। उसमें से पीतल दिखाई देने लगा, जबकि असली अशर्फी शुद्ध सोने की होती है। उसे कितना भी घिस लो, उनका पीलापन कभी खत्म नहीं होता। तभी मैं समझ गया था कि यह आदमी कोई धोखेबाज है और आपको ठगने के इरादे से यहां पर आया है। यह देखकर मैं भागकर कोतवाल साहब के पास पहुंचा, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े ही गौर से मेरी बात सुनी और सुनने के बाद मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ भेज दिए। सेठ ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूं कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वह चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं थी। श्यामू भी उन दोनों के पास ही खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। वह हैरान था और साथ ही उसे इस बात की खुशी थी कि उसका दोस्त इतना बुद्धिमान है। सेठ इस बात से बहुत ही खुश था। उसने रामू से माफी भी मांगी। इसी खुशी में सेठ ने दोनों लड़कों को 10-10 आने दे दिए और कहने लगा, अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है, तुम इन पैसों से मेले में घूमना और खूब मजे करना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन सेठ की दुकान पर शहर का कोतवाल आया और आते ही उसने रामू के बारे में पूछा। सेठ ने रामू को बुलाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। कोतवाल ने बड़े ही प्यार से रामू के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुमने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। उस ठग को मैंने न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया है। न्याय अधिकारी ने इस सिलसिले में तुम दोनों को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। वह इस पूरी घटना की जानकारी चाहते हैं। रामू ने जब न्याय अधिकारी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर सेठ मूलचंद ने उसे दिलासा दिया। कहने लगे, घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर वह कोतवाल के साथ न्याय अधिकारी के पास जा पहुंचे। वह धोखेबाज सौदागर भी वहीं पर सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी देर में ही उनके मामले की सुनवाई शुरू हो गई। पहले सेठ ने सारी घटना सुनाई, उसके बाद रामू ने अपनी बात कही। रामू की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। धोखेबाज सौदागर का अपराध अब साबित हो चुका था, इसीलिए उसे 5 साल की सजा दे दी गई। इसके बाद न्याय अधिकारी ने रामू से कहा, युवक, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हूं। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दी गई होती तो तुम और भी अच्छे इंसान बनते। मैंने पता करवा लिया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हें हर महीने वजीफा दिया जाएगा, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। मैं तुम्हारे सेठ को भी यह हुक्म देता हूं कि वह तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करें और खाली समय में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसके लिए वह तुम्हें तनख्वाह भी देगा। न्याय अधिकारी की बात सुनकर रामू को जरा भी खुशी नहीं हुई थी और यह बात न्याय अधिकारी ने उसके चेहरे से भांप ली थी। न्याय अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, युवक, तुम खुश नहीं हो? रामू ने कहा, मैं खुश तो हूं, लेकिन ज्यादा नहीं। न्याय अधिकारी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? रामू ने जवाब दिया, इसका हकदार तो मेरा दोस्त श्यामू भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से अशर्फियां नीचे ना गिरती तो मुझे अशर्फियों की आवाज भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता नहीं चलता कि अशर्फियां असली हैं या नकली। देखा जाए तो असल कारनामा तो श्यामू ने ही किया है। उसकी वजह से ही उस धोखेबाज सौदागर की चालाकी का पर्दा फाश हुआ है। रामू की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपने दोस्त के लिए उसका प्यार देखकर बहुत खुश हो गए। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश युवक, तुमने बहुत अच्छी बात की है और अपने दोस्त को भी नहीं भूले। अब मेरा फैसला यह है कि तुम्हारे दोस्त को भी उतना ही वजीफा मिलेगा जितना तुम्हें दिया जाएगा और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद न्याय अधिकारी वहां से चला गया। सब लोग चले गए तो श्यामू रामू से लिपटकर रोने लगा। इसके बाद
दोनों लड़कों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वे सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी पढ़ाई लिखाई करते और फिर शाम के वक्त सेठ मूलचंद की दुकान पर काम करते। दोनों लड़कों की माताएं बहुत खुश थीं और सेठ की दुकान पर काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे वे उनकी माताओं के ही काम आते थे। दूसरी तरफ सेठ मूलचंद भी बहुत खुश था। कुछ समय बाद दोनों युवक पढ़ लिख कर बहुत समझदार बन गए। सेठ ने उन्हें बहुत सहयोग किया और उसी बाजार में उनका भी कारोबार शुरू करवा दिया। वे दोनों सेठ को देखकर कारोबार करना पहले से ही सीख गए थे। अब क्योंकि वे पढ़े लिखे भी थे, इसलिए उनका कारोबार दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ने लगा। थोड़े ही समय के बाद वे धनवान बन गए। पुराने समय की बात है, एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। सुरेश अपनी पत्नी लाजों के साथ जीवन बिता रहा था। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, परंतु उनके कोई औलाद नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने कई यत्न किए, हकीम, वैद्य, मंदिरों में मन्नत, साधु संतों का आशीर्वाद सब करके देख लिया, परंतु कोई फायदा ना हुआ। अब इसे ईश्वर का चमत्कार कहे कि बुढ़ापे में उनके यहां पर एक संतान हुई, जो कि एक बिटिया थी। दोनों ने उसका नाम रखा चिंकी। बड़े ही प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा करने लगे। चिंकी बड़े ही सरल स्वभाव की लड़की थी। समय बीता, बूढ़े किसान सुरेश की मृत्यु हो गई। उसकी यह इच्छा कि मरने से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे, वह अधूरी ही रह गई। अब चिंकी की बूढ़ी मां ने जिम्मेवारी संभाली। चिंकी जवान हुई, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से उसे धोखा दे दिया। बुढ़ापे और बीमारी की वजह से उसकी मां भी भगवान को प्यारी हो गई। चिंकी अब इस दुनिया में अकेली रह गई थी। उसकी मां की मौत से चिंकी को सदमा लगा। कई दिनों तक वह रोती ही रही, घर से बाहर ना निकली, परंतु आखिर कब तक वह इस तरह से जिंदा रहती। फिर उसने अपने आप को संभाला और अपनी खेती की थोड़ी बहुत जमीन पर सब्जियां उगाकर गुजारा करने लगी। एक दिन की बात है, चिंकी गांव की कुछ लड़कियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगीं और वे सब अपनी सगाई और ब्याह की बातें कर रही थीं। एक सहेली, जिसका नाम बंतो था, वह बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सब लड़कियां बातें कर रही थीं। कोई अपने भाई की बात कहती थी तो कोई अपने मामा की। चिंकी बेचारी सखियों की बातें सुनकर चुपचाप रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए, उसके माता पिता मर चुके थे और उन्होंने उसके लिए कोई धन दौलत नहीं छोड़ी थी। उसका कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका वह सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता, लेकिन उसका दिल भी चाहता था कि वह सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसीलिए उसने बस ऐसे ही बात बनाते हुए कह दिया, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है। वह मेरे लिए जेवर और गहने, कीमती कपड़े लेकर आएगा। उसी समय एक व्यक्ति जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, वहीं पर बैठा हुआ लड़कियों की बातें सुन रहा था। वह आदमी असल में एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम करता था। जब उसका दांव लगता तो वह लोगों को लूट लेता था। चिंकी की बात सुनकर वह मन ही मन में बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन वह भेष बदलकर चिंकी के घर चला गया। उसने अपने साथ कीमती वस्त्र और गहने भी लेकर आए। उसने चिंकी से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूं। कई साल प्रदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूं। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूं। चिंकी भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन में अपनी मां से सुना था कि उसका एक चाचा भी था जो परदेश चला गया था। चिंकी ने सोचा कि शायद यह वही चाचा है। उसने ठग की बातों पर विश्वास कर लिया। चिंकी ने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे तो तभी एक कौवा जोर जोर से कांव कांव करने लगा। चिंकी ने अपनी मां से सुना था कि अगर कहीं जाते समय कौवा कांव कांव करें तो यह एक बड़ा अपशकुन होता है। उसने ठग से कहा, चाचा, यह कौवा कांव कांव क्यों करता है? ठग ने कहा, कांव कांव करना कौवे की आदत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वे दोनों अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो एक बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगी। चिंकी ने फिर से वही सवाल चाचा से पूछा। कुछ आगे चलने पर
एक सुनसान रास्ते पर गीदड़ के रोने की आवाज आई तो चिंकी ने कहा, चाचा, यह तो बड़ा ही अपशकुन है। चिंकी के बार बार पूछने पर ठग हर बार यही कह देता कि शोर मचाना पशु पक्षियों की आदत होती है, हमें इससे क्या मतलब है, अपशकुन जैसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। वह ठग जब सुरेश को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप ही खोल दिया और सुरेश से कहने लगा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहां पर लाया हूं। चिंकी यह सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था, उसके लिए वहां से भाग जाना अब संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बात याद आई और अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी करने के लिए घर से बाहर जाता था तो सुरेश को अपनी मां के सुपुर्द कर जाता था। ठग की मां सुरेश पर कड़ी निगरानी रखती थी, उसे कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। ठग की मां बहुत ही बूढ़ी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और गालों का मांस लटक रहा था और उसके सिर पर सफेद बाल थे। चिंकी के बाल बहुत ही लंबे, काले और सुंदर थे, नागिन की तरह लहराते थे। बुढ़िया को चिंकी के ये बाल बहुत ही पसंद थे। एक दिन की बात है, जब ठग घर से बाहर गया हुआ था तो बुढ़िया ने चिंकी से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहां से मिले? चिंकी ने बात बनाते हुए कहा, यह सब मेरी मां की कृपा है। उसने एक दिन एक कढ़ाई में तेल गर्म करके मेरे बालों पर लगाया था, तब से मेरे बाल लंबे ही होते जा रहे हैं। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, तो क्या मेरे बाल भी काले और लंबे हो सकते हैं? तू क्या वह तेल मेरे लिए बनाएगी? चिंकी ने झट से कहा, क्यों नहीं। इसके बाद चिंकी ने एक कढ़ाई में तेल गर्म करना शुरू किया। वह नाटक करते हुए उसमें रसोई का सामान जैसे नमक, मिर्च आदि डालने लगी। जब तेल उबलने लगा तो उसने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, अब तू आराम से आंख बंद करके बैठ जा और मैं तेरे सिर पर तेल लगाती हूं। बुढ़िया ने जैसे ही आंखें बंद की, चिंकी ने उबलते हुए तेल की कढ़ाई बुढ़िया के सिर पर उड़ेल दी। बुढ़िया खूब चिल्लाई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। चिंकी ने अब बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और दीवार के सहारे एक कोने में बिठा दिया। इसके बाद चिंकी ने घर का थोड़ा सामान और धन समेटा, फिर वहां से भाग खड़ी हुई। जब वह रास्ते से जा रही थी तो उसे ठग मिल गया। वह कहीं से चक्की के 2 पाट चुराकर लौट रहा था। उसे देखते ही चिंकी झाड़ी में छिप गई। ठग ने चिंकी को देख तो लिया था मगर पहचान न सका। वह समझा कि कोई और औरत होगी जो घर में किसी काम से आई होगी। असल में ठग खुद भी डर गया था कि कहीं चोरी का माल देखकर यह औरत शोर न मचा दे, और वह खुद भी छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह ठग दूर चला गया तो चिंकी भी झाड़ी की ओट से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल दी। ठग जब घर पर पहुंचा तो चिंकी को आवाज देने लगा। उसे कोई उत्तर न मिला। जब बार बार पुकारने पर भी चिंकी की कोई आवाज नहीं आई तो उसे क्रोध आने लगा। दीवार के सहारे बैठी हुई बुढ़िया को वह चिंकी समझ रहा था। वह गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह चिंकी नहीं उसकी मां है तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी मां चक्की के पाटों से ही मर गई है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह सुरेश को वापस लाकर ही दम लेगा। चिंकी जब अपने गांव में लौटकर आई तो ठग के डर के कारण वह एक सहेली के घर पर रहने लगी। जब इस प्रकार 1 महीना बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, इसलिए वह अपने घर में रहने लगी। लेकिन उसके मन में अभी भी खटका था, इसीलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए रात को एक तेज खंजर और एक दिया सलाई सिराने रखकर सोती थी। एक रात की बात है, जब वह गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आ गया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई चिंकी को चारपाई सहित उठा लिया और चलते बने। बीच रास्ते में ही चिंकी की आंख खुल गई, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो वहां घना अंधेरा था। चिंकी ने धीरे से अपना खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले। फिर उसने तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया, लेकिन ठग अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। चिंकी खंजर लेकर उसके पीछे दौड़ी।
ठग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, चिंकी ने कुछ लकड़ियां पेड़ के आसपास इकट्ठी की और दिया सलाई से उनमें आग लगा दी। ठग उस पेड़ के साथ ही जलकर राख हो गया। इस तरह से चिंकी ने अपनी वीरता और साहस से उस ठग पर विजय पा ली। अब वह उस ठग के घर गई और उसका सारा माल और सामान एक छकड़ा कर अपने घर ले आई। इस घटना के बाद आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। फिर एक दिन चिंकी ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह किया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। प्रीतमपुर गांव का रहने वाला किसान सत्तू, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी, उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। ऐसा सुंदर बालक मानो कि कोई फूल हो। बच्चा पैदा होने की खुशी में सत्तू ने पूरे गांव को दावत दी। जब बालक अब भी 2-3 दिन का ही था और मां उसके साथ खेल रही थी, तो अचानक मां ने महसूस किया कि बालक के मुख से कुछ सुगंध आ रही है, परंतु अगले ही पल वह सुगंध गायब हो गई। मां ने अपना वहम समझा, लेकिन कभी कभी जब वह बच्चे के साथ खेलती तो उसने गौर किया कि बच्चा जब जब हंसता है तो उसके मुख से चमेली के फूल की खुशबू आती है। उसने यह बात अपने पति को बताई। पहले तो सत्तू ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खुद भी अनुभव किया कि बच्चे के हंसने पर उसके मुख से चमेली की खुशबू आती है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। अपने बच्चे के इस विशेष गुण पर पति पत्नी बहुत ही खुश थे। आखिरकार उन्होंने बच्चे का नाम रखा चमेली राजा, क्योंकि उसके हंसने पर चमेली की खुशबू जो आती थी। धीरे धीरे यह खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चली और चमेली राजा की प्रसिद्धि आसपास के गांव में तो क्या पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे चमेली राजा बड़ा होने लगा। वह जहां भी जाता उसके विशेष गुण के कारण लोग उसका बड़ा ही सत्कार करते। समय बीतता गया और चमेली राजा अब जवान हो चुका था। वह किसान का बेटा था, इसीलिए खेती किसानी करके ही अपने माता पिता का निर्वाह करता था। एक सुबह की बात है, जब चिंकी राजा अपने खेतों में काम कर रहा था, तो अचानक कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा कि उसे राज्य के राजा ने बुलाया है। चमेली राजा इस अचानक हुई घटना से घबरा गया। उसने पूछा, आखिरकार मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे राजा के पास ले जाना चाहते हो? सैनिकों ने कहा, हमें नहीं पता, हमें तो राजा की आज्ञा है कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। डरे और घबराए हुए चमेली राजा को राजा के सैनिक ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने बड़े ही स्नेह भाव से कहा, हमने सुना है कि तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चमेली की सुगंध निकलती है और पूरे वातावरण को महका देती है। हम तुम्हारे इस गुण की पुष्टि करना चाहते हैं और साथ ही यह आश्चर्यचकित घटना देखना भी चाहते हैं। इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चमेली राजा एकदम से सन्न रह गया। उसने यह कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का आदेश उसे मिलेगा। उसने अनेक प्रयत्न किए, किंतु विफल रहा। हंसी आई ही नहीं। वह क्या करे? हंसी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आनी चाहिए, तभी सुगंध फैलती है, वरना नहीं। राजा ने उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया, धन और इनाम का लालच भी दिया, परंतु चमेली राजा को हंसी नहीं आई। अब महाराज को क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, या तो तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो या फिर तुम में कोई विशेष गुण नहीं है और तुम्हारे बारे में सब बातें झूठी हैं। खैर, कारण जो भी हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजा ने आदेश दिया कि इसे नगर से बाहर बने विशेष कारागार में बंद कर दिया जाए और पहरेदार को खबरदार कर दिया जाए कि यदि किसी कारण से इसे हंसी आ जाए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए। सैनिकों ने चमेली राजा को नगर के बाहर बने हुए एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। चमेली राजा बेचारा कारागार में बंद बहुत ही उदास था। वह सोचने लगा कि उसे कभी आशा भी न थी कि जिस गुण के कारण उसे सभी जगह सम्मान मिलता है, आज उसी गुण के कारण उसे कारागार में सड़ना पड़ रहा है। बेचारा सारी रात कारागार में करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। कारागार के पास ही एक झोपड़ी थी, उसमें कोई युवक रहता था। कारागार की खिड़की से वह झोपड़ी साफ दिखाई देती थी और वहां की आवाजें भी सुनाई देती थीं। अब चमेली राजा को कारागार में कोई काम तो नहीं था, तो अक्सर वह खिड़की से उस झोपड़ी को देखता रहता। अगली रात को उसने देखा
कि जब घना अंधकार छा गया तो महल की तरफ से कोई औरत उसकी झोपड़ी में आई। औरत की वेशभूषा से लगता था कि वह रानी है। जब चमेली राजा ने उसे गौर से देखा तो वह रानी ही थी। रानी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। रानी रोज उस झोपड़ी में आती और रात के अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। चमेली राजा उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था, किंतु दीपक के प्रकाश में इतना अवश्य पता चलता था कि वह हमेशा रानी का इंतजार करता था। चमेली राजा ने सोचा कि महाराज को यह बात बता देनी चाहिए, परंतु अपने प्रति महाराज के व्यवहार को देखकर वह चुप ही रहा। एक रात की बात है, रानी को आने में कुछ देर हो गई। युवक झोपड़ी के अंदर कुछ बेचैन सा इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब रानी आई तो उसने क्रोध में उसे मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही। कहते हैं, प्यार में प्रेमी की मार भी फूलों सी लगती है। कुछ प्रेमिकाओं को तो प्रेमी की मार भी आनंदित करती है। खैर, जब युवक का गुस्सा शांत हो गया तब रानी ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और साथ में लाई हुई मिठाइयां उसे खिलाने लगी। युवक को अपने क्रोध पर अब पछतावा हो रहा था। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो प्रिय, मिलन में विलंब से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने तुम्हारे फूलों जैसे शरीर को क्षति पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा नहीं मांगो। तुम्हारे लात घुसों और हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक तथा रानी की बातों को वह सुन रहा था। असल बात यह थी कि उस धोबी का गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते जब वह थक गया और सुस्ताने के लिए झोपड़ी के पिछवाड़े जा बैठा, उसने जब रानी के मुंह से सुना कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली तो वह चौंक उठा। धोबी को लगा कि इस औरत ने जब सारे जहां की सैर कर ली है तो अवश्य ही कहीं ना कहीं उसका गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया और दस्तक देने लगा। दरवाजा रानी ने खोला। धोबी उससे कहने लगा, आपने सारे जहां की सैर की है। यदि कहीं पर मेरा गधा देखा हो तो बताने का कष्ट करे। मैं उसे ढूंढने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। चमेली राजा कारागार की खिड़की से यह सारा तमाशा देख और सुन रहा था। धोबी की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। इतना हंसा कि हंसी रुकने का नाम ही ना ले। जब प्राकृतिक हंसी का फुवारा फूटा तो चारों तरफ चमेली की सुगंध फैलती चली गई। पहरेदार तुरंत राजमहल की तरफ दौड़े और महाराज को यह खुशखबरी सुनाई। यह चमत्कार देखने के लिए स्वयं महाराज और राजमहल के लोग कारागार की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद अगले दिन महाराज ने चमेली राजा को अपने दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। जब चमेली राजा महाराज के सामने आया तो महाराज ने उससे उसके हंसने का कारण जानना चाहा। चमेली राजा बिल्कुल चुप रहा, परंतु बार बार राजा के कहने पर उसने कहा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वचन दें तो मैं आपको पूरी घटना बता सकता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, तुम पूरी बात हमें बताओ। इसके बाद चमेली राजा ने सारी घटना विस्तार से महाराज को कह सुनाई। घटना सुनकर महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने चमेली राजा को कैद से मुक्त कर दिया और बहुत सा इनाम देकर सम्मानपूर्वक उसे विदा किया। अपनी रानी को दूसरे पुरुष से संपर्क रखने के कारण कारागार में डाल दिया। अब चमेली राजा के पास बहुत सी धन दौलत थी और वह अपने माता पिता के पास आ गया। कुछ दिनों बाद ही चमेली राजा का विवाह एक बड़ी ही सुंदर युवती से कर दिया गया और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, ये कहानियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।